हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। हमने एक चैप्टर शुरू कर रखा है जिसका नाम है वेयर हाउसिंग कस्टम का। और उस चैप्टर के ऊपर एक क्लास में लगा चुका हूँ, पार्ट 1। वो मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी डाल दिया है। आज हम सेकंड क्लास लगाएंगे और जो भी बचा हुआ है इसके अंदर वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिर से एक बार चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। तो ऊपर लिख लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वेयर हाउसिंग कस्टम्स। हमने शुरू किया है सबसे पहले। उसमें वेयर हाउसिंग की एक क्लास यानी पार्ट 1 करके मैंने डाल रखा है, उसके बाद ये देखना आप। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले इसके कंटेंट्स यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको एक बार बता दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। यानी 15 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये 15 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी करोगे तो सब कुछ आपको आता होगा। लेकिन मैं यहीं पे नहीं रुकने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है ना। हर एक चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी वगैरह के क्वेश्चन होंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से देखना। साथ साथ में मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इतना ही नहीं, मैं आपको चैप्टर वाइज ये भी बताऊंगा। ठीक है कि एलडीआर क्वेश्चन क्या है। तो एलडीआर क्वेश्चन भी मैंने लिख रखे हैं, तो एलडीआर क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद आपके लिए एक चीज छोड़ूंगा, यानी कि हमेशा होमवर्क रहेगा आपका। चैप्टर जब मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना, कंप्लीट चैप्टर तो यहीं पे हो जाएगा 15 क्वेश्चन करते ही। स्टडी मेट से बनाए हुए नोट्स हैं डायरेक्ट, तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फुल्ली अमेंडेड है। अगर किसी तरीके की अमेंडमेंट होगी तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा। तो ऐसे समझ के देखो कि आपने पहले कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। आराम से पढ़ो। ठीक है ना, हर एक चीज मैं कराऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट स्टडी मैट यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 क्वेश्चंस में। जो भी स्टडी मैट के अंदर है सब कुछ मैंने दे रखा है। उसके बाद किस किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। एलडीआर भी मैं कराऊंगा। ठीक है ना। उसके बाद ये चीज आपके लिए होमवर्क रहने वाली है। होमवर्क में क्या रहेगा, जैसे ही मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना, उसके बाद आपके पास स्टडी मैट होगा। आपके पास कंपाइलर अगर किसी भी टीचर का है या मार्केट से कोई भी कंपाइलर आप ले लोगे, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, स्टडी मैट के और कंपाइलर के सारे क्वेश्चंस देखोगे। उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस तो मैं यहाँ पे करा ही चुका हूँ क्लास में। पर एक आधा क्वेश्चन अगर कोई दिखे आपको तो वो भी आपको कर लेना है, कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर्स को। ठीक है, ढंग से क्लास करेंगे लेकिन पहले। ठीक है। तो अब सवाल ये कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लास के अंदर यानी पार्ट 1 के अंदर वेयर हाउसिंग में हमने कॉन्सेप्ट्स शुरू किए थे, यानी 15 क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। पहले इसको खत्म करेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद एलडीआर। तो आज ये सब चीजें हमारी रहने वाली हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, कंटेंट नंबर 1 लिख लेते हैं। तो कंटेंट नंबर 1 जैसे कि मैंने बताया 15 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये 15 क्वेश्चंस यानी 15 कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। तो इनमें से हम लोग 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहले ये 10 क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन लेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो रिवीजन ले लेते हैं। मैं आपको याद दिला देता हूं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी क्विकली। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं वन बाय वन करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो पहला पॉइंट था अपना, पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूं 10 क्वेश्चंस में जो हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। उसमें पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि मान लो मैं एक इंपोर्टर हूं, ठीक है ना, और मैंने क्या किया, गुड्स इंपोर्ट किया है। पर किसी कारण से मुझे गुड्स नहीं चाहिए, कई सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है ना, मेरे पास फैक्ट्री में जगह नहीं है रखने की या कुछ भी। तो मैं सोच रहा हूँ यार वहीं पे कस्टम स्टेशन पे मेरा माल पड़ा है, तो कस्टम स्टेशन पे वेयर हाउस है, मैं किसी वेयर हाउस में जमा करा देता हूँ। तो इसीलिए कस्टम्स के अंदर, कस्टम एक्ट 1962 के अंदर, कस्टम्स एक्ट 1962 के अंदर प्रोविजन डाले गए वेयर हाउसिंग के। ठीक है ना, जो कि 57 से लेके 73 ए के अंदर है।
एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस नॉलेज पर्पज से आपके लिए काफी ठीक था ये। उसके बाद आ जाते हैं कंटेंट नंबर 2। ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में। चलिए इसका भी रिवीजन ले लेते हैं। इसमें मैंने आपको बेसिक्स हेडिंग डाली थी, तो बेसिक्स किया था हमने। बेसिक्स में हमने क्या पढ़ा था? बेसिक्स के अंदर एक पॉइंट मैंने बताया था जिसकी हेडिंग थी कंसीडरेशन। कंसीडरेशन पूरी हेडिंग थी, अगर याद हो तो आपको। कंसीडरेशन द इंपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू पे फॉर दिस फैसिलिटी। अगर मुझे वेयर हाउस में गुड्स रखना पड़ता है तो उस फैसिलिटी का फायदा उठाने के लिए एज ए इंपोर्टर मुझे कुछ कंसीडरेशन पे करना पड़ेगा। वो क्या होता था? टोटल ड्यूटी का थ्राइस विद सिक्योरिटी। और मुझे ये भी एग्री होना पड़ेगा कि कल को जब मैं गुड्स वेयर हाउस से क्लियर करूंगा तो मैं ड्यूटी पे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये था पॉइंट नंबर 2। फिर हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या था वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा था स्पेशल प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग। तो यहां पे लिख लेते हैं, हमने पढ़े थे इसके अंदर स्पेशल प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग। ठीक है ना? तो ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि वेयर हाउसिंग कस्टम एक्ट 1962 के अंदर सेपरेट चैप्टर है और उसमें वेयर हाउसिंग के स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखे हैं, जो कि चैप्टर 9 है। ठीक है ना? कस्टम एक्ट 1962 का चैप्टर 9, और उसमें सेक्शन 57 से लेके 73A के अंदर, ठीक है ना, वेयर हाउसिंग के सारे प्रोविजन दे रखे हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है ना? हमने उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो पढ़ा था वो क्या था, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन आगे चलेंगे। तो हमने उसके बाद पढ़ा था कि अगर मुझे वेयर हाउस में माल जमा कराना है, अपना गुड्स जमा कराना है, कस्टम स्टेशन पे मेरा माल आ गया है, मैंने गुड्स इंपोर्ट कर लिया है, कस्टम स्टेशन पे पड़ा है, अब सवाल ये उठता है कि कौन से वेयर हाउस में जमा कराऊं, क्योंकि यहाँ पे कई तरीके के वेयर हाउस होते हैं। तो हमने टाइप्स पढ़ा था, एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। तो 3 तरीके के वेयर हाउस होते हैं, एक पब्लिक, एक प्राइवेट, एक स्पेशल वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस किसे बोलते हैं? जो सेक्शन 57 के अंदर लाइसेंस लेता है। और प्राइवेट वेयर हाउस किसे बोलते हैं? जो सेक्शन 58 के अंदर लाइसेंस लेता है। स्पेशल वेयर हाउस किसे बोलते हैं? जो सेक्शन 58A के अंदर लाइसेंस लेता है। और इसी में मैंने ये भी बताया था कि वेयर हाउस गुड्स किसे बोलते हैं? जो गुड्स मैंने वेयर हाउस में जमा कराया उसको वेयर हाउस गुड्स बोलते हैं। यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि प्राइवेट और पब्लिक वेयर हाउस के ऊपर, ठीक है ना, कस्टम अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं होता, जबकि स्पेशल वेयर हाउस का, ठीक है ना, कस्टम अथॉरिटी जो होती है वो स्पेशल वेयर हाउस के ऊपर कंट्रोल करती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से एंटर नहीं कर सकता स्पेशल वेयर हाउस में, उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन लगेगी। और अगर गुड्स हटाना है स्पेशल वेयर हाउस से, उसके लिए भी प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन लगेगी। स्पेशल वेयर हाउस में सिर्फ वही गुड्स जमा करा सकते हैं जो सीबीआईसी के द्वारा नोटिफाइड होता है। ठीक है ना? ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 के अंदर कराए थे, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कराया था, एक बार वो भी देख लेते हैं। कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। तो यहाँ पे मैंने कराया था कैंसिलेशन कैंसिलेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। तो ये कराया था, सेक्शन 58B का है इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्या जो लाइसेंस लिया है 57, 58, 58A में वेयर हाउस ने, तो क्या उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कौन कर सकता है? प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर उनको लगता है कि कस्टम जो लॉ है उसका कॉन्ट्रावेंट किया है या लाइसेंस की जो कंडीशन है वो ब्रीच हुई है, लेकिन उसके लिए उससे पहले वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। ठीक है ना? और इतना ही नहीं, जब लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तो जो गुड्स रखा है वेयर हाउस में वो दूसरे वेयर हाउस में शिफ्ट कर देंगे, या होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर लेंगे, या उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। और 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना, ऑर्डर के 7 दिन के अंदर अंदर गुड्स वहां से हटा लेना है। ठीक है ना? एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए करा दिया है। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो मैंने पिछली क्लास में कराया है, वेयर हाउसिंग बॉन्ड। तो इसको लिख लेते हैं यहां पे पहले कि क्या मैं बोल रहा हूं यहां पे। तो हम पढ़ रहे हैं वेयर हाउसिंग बॉन्ड। तो वेयर हाउसिंग बॉन्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो वेयर हाउसिंग बॉन्ड में मैंने आपको क्या बताया था, आइए पढ़ते हैं। मैं याद दिला देता हूं, वेयर हाउसिंग बॉन्ड सेक्शन 59 है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए। जिसमें मैंने ये बताया था कि मान लो मैं इंपोर्टर हूं और मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है और मैं सोच रहा हूं कि वेयर हाउस में रख दूं, पर मैं ड्यूटी देना नहीं चाहता। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया एक काम करो, फिर एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करो। ठीक है ना? बॉन्ड एग्जीक्यूट करो ताकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को किसी तरीके का रिस्क ना हो। ठीक है ना? ओके। और बॉन्ड 2 तरीके के बताए थे, कंसाइनमेंट बॉन्ड और जनरल बॉन्ड। कंसाइनमेंट बॉन्ड जो किसी पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के ऊपर होता है, जिसमें ड्यूटी का 3 गुना मुझे जमा कराना पड़ेगा विद सिक्योरिटी। ठीक है ना? और जनरल बॉन्ड क्या होता है?
असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर परमिशन दे सकते हैं मेरे को यानी इंपोर्टर को कि भैया आप जनरल बॉन्ड भी भर सकते हो उतने अमाउंट का जितना वो लोग अलाउ करेंगे, जितना उनको ठीक लगता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है फालतू का क्वेश्चन है, ये मैंने तब भी नहीं कराया था, हालांकि रीड करा दिया था, बेकार है, ठीक है ना। और सेक्शन 60 के ऊपर ये क्वेश्चन है, इसमें हमने पढ़ा था परमिशन, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था परमिशन फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस, जिसमें मैंने ये बताया था कि एक बार जैसे ही इंपोर्टर यानी मैं इंपोर्टर हूं, तो जैसे ही मैंने क्या किया बॉन्ड और सिक्योरिटी फर्निश कर दी है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ऑर्डर दे देगा कि भैया आप अपना वेयर हाउस में गुड्स जमा करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये दे रखा है इसके अंदर। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि सेक्शन 61 के ऊपर है, ठीक है ना। इसको तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो मैंने इसमें बताया था सेक्शन 61 के अंदर पीरियड फॉर विच गुड्स मे बी रिमेन इन वेयर हाउस, इसका मतलब क्या होता है। इसमें सबसे पहले एक वर्ड मैंने सिखाया था कि वेयर हाउसिंग पीरियड क्या होता है। तो वेयर हाउसिंग पीरियड का मतलब होता है उतना टाइम जिसके अंदर जो मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है उसको वेयर हाउस में मैं जिस पीरियड के लिए रखता हूं विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, उसको वेयर हाउसिंग पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे दो बातें मैंने बताई थी कि वे वेयर हाउसेस जहां पे मैन्युफैक्चर और अदर ऑपरेशन परमिशन होती है अंडर सेक्शन 65, उसमें वेयर हाउसिंग पीरियड क्या होगा। तो वहां पे मैंने आपको बताया कि देखना पड़ेगा कि कैपिटल गुड्स है या अदर देन कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स है तो टिल देयर एक्स बॉन्डिंग, और अदर देन कैपिटल गुड्स है तो टिल देयर एक्स बॉन्डिंग एंड टिल देयर कंजम्पशन। उसके बाद हमने पढ़ा था अदर केसेस, अदर केसेस में 1 ईयर का टाइम होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई भी है तो मैंने वो चीज भी बताई थी। फिर हमने इसी के अंदर इंटरेस्ट का पॉइंट भी हमने किया था, इस ये सारे नोट्स में शेयर भी कर चुका हूं आपके साथ, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद मैंने इंटरेस्ट का पॉइंट भी बताया था। यहाँ पे वेयर हाउसेस जो सेक्शन 65 की बात करते हैं वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अदर केसेस में 15% पर एनम का इंटरेस्ट रेट लगता है। फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर से 90 डेज बियॉन्ड से क्लियर जब गुड्स करते हैं वहां तक के लिए लगता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है। और इसका क्वेश्चन भी देखेंगे आज, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये मैं खाली रिवीजन करा रहा हूं, नोट्स में सारे शेयर कर चुका हूं, एक एक चीज ढंग से मैंने पढ़ाई थी। अगला क्वेश्चन है ऑनर राइट, ठीक है ना, ऑनर राइट। ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने नोट्स में लिख भी रखा है, ठीक है ना, और मैं साथ साथ में आपको बताता भी रहता हूं। तो ओनर राइट का मतलब क्या है कि मान लो मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है तो मैं अपने गुड्स का मालिक हो गया। तो जो गुड्स मैंने इंपोर्ट किया है अब मैं टेम्परेरी रूप से उसका पोजेशन और कस्टडी किसको दे दूंगा, वेयर हाउस में जो बंदा बैठा उसको दे दूंगा, जिसको वेयर हाउस कीपर बोलते हैं। अब ओनर मैं हूं तो ओनर हैज एवरी एक्सेस टू द गुड्स, मेरे पास हर एक अधिकार है गुड्स से रिलेटेड। मैं क्या कर सकता हूं, तो मैंने यहाँ पे 4 बातें बताई थी ही में। मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ गुड्स को, सॉर्ट कर सकता हूँ गुड्स को, शो कर सकता हूँ, अगर किसी को सेल करना उसको दिखा सकता हूँ, और इस बात को एंश्योरिटी करूंगा, इंश्योर करूंगा कि गुड्स डू नॉट गेट डैमेज ड्यूरिंग द स्टोरेज इन वेयर हाउस। ये सब बातें हमने इसके अंदर पढ़ी थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 10, उसके बाद आज की क्लास का टारगेट पूरा करेंगे। तो हमने पॉइंट नंबर 10 क्या पढ़ा था। वैसे ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मेरी नजरों में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ये सेक्शन 65 का क्वेश्चन है, सेक्शन 65 और 66, ठीक है ना, जो हमने पढ़े थे, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने इसमें ये बताया था कि अगर मैं गुड्स इंपोर्ट करता हूं तो मैं अपने जो इंपोर्टेड गुड्स है उसका मालिक हो गया। तो सवाल ये है कि जो मैंने वेयर हाउस में गुड्स रखा है क्या मैं उसके ऊपर मैन्युफैक्चर और अदर ऑपरेशन कर सकता हूँ वेयर हाउस के अंदर। तो कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन लगती है प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर की। और जब मैं गुड्स मैन्युफैक्चर कर लूंगा वेयर हाउस के अंदर, उसके बाद या तो मैं उसको एक्सपोर्ट करूंगा या होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करूंगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस में अलाउड नहीं होता है, प्राइवेट और स्पेशल वेयर हाउस में अलाउड होता है मैन्युफैक्चर और अदर ऑपरेशन। और जब मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूं वेयर हाउस के अंदर, जो वेस्ट या स्क्रैप आता है उसका क्या। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो गुड्स मैंने मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है ना, वो मैंने एक्सपोर्ट किया है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर मैंने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर किया है तो इंपोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर लग जाएगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से चलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो क्या क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन 67, ठीक है,
सेक्शन 68 और सेक्शन 69। तीन सेक्शन हैं इसके अंदर, 1, 2 और 3। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेक्शंस आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है इनडायरेक्ट टेक्स्ट में कभी भी। हाँ, एक आधा चैप्टर है जिसके अंदर कुछ रूल्स, हालांकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर कोई कोई सेक्शन ऐसा होता है जो याद रख लेना चाहिए, ठीक है। ओके, तो सेक्शंस इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी आए। तो हेडिंग क्या है, पहले हेडिंग देख लेते हैं, और हेडिंग का नाम है यहाँ पे रिमूवल। तो हेडिंग लिख लेते हैं, रिमूवल ऑफ गुड्स, रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, फ्रॉम वेयर हाउस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली, हम ये पढ़ रहे हैं कि जो वेयर हाउस में मैंने अपना सामान रखा है, ठीक है ना, मैंने गुड्स इंपोर्ट किया था, पहले तो इसको ऊपर लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं सर। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कि जो मैंने गुड्स मंगाया था फॉरेन कंट्री से, ठीक है ना, ये मैं हूं इंडिया के अंदर इंपोर्टर, ये मैं हूं ब्रो इंडिया के अंदर, और याद करो मैंने यूएसए से गुड्स इंपोर्ट किया था। अब गुड्स आ गए यहाँ पे, कस्टम स्टेशन पे माल पड़ा हुआ मेरा, कस्टम स्टेशन से मैंने ये माल जमा करा दिया था। मान लो ये वेयर हाउस है, ठीक है ना, तो ये वेयर हाउस है। अब मैंने यहां से उठा के माल यहाँ पे जमा करा दिया वेयर हाउस में। अब ये जो वेयर हाउस में माल पड़ा है, इसको रिमूव करने की बात है। अगर मुझे गुड्स वेयर हाउस से रिमूव करना है तो कौन कौन से केसेस में रिमूव कर सकता हूं, कैसे कैसे कर सकता हूं, वो सब हम पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, डोंट वेरी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 67। सेक्शन 67 क्या कहता है? सेक्शन 67 कहता है कि आप एक काम कर सकते हो, ये जो वेयर हाउस है जिसमें आपने गुड्स रखा है, वेयर हाउस नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, तो इस वेयर हाउस से आप दूसरे वेयर हाउस में गुड्स रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वेयर हाउस से, ठीक है ना, दूसरे वेयर हाउस में आप अपना गुड्स रख सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसफर फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस। ट्रांसफर फ्रॉम वन, वन मतलब ये वन वेयर हाउस से अनदर वेयर हाउस में गुड्स ट्रांसफर करना। ट्रांसफर फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस, मतलब एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में गुड्स ट्रांसफर करना, सेक्शन 67 बात करता है उसकी, ठीक है ना। जब आप एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में माल रखते हो अपना, तो उसके बारे में कौन बात करता है? सेक्शन 67। लेकिन सेक्शन 67 ये भी कहता है कि इसके लिए परमिशन लगेगी। ऐसे नहीं कि आपने उठाया सामान और ले गए और रख दिया, नहीं, इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लगेगी प्रॉपर ऑफिसर की। तो एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर, किसकी परमिशन लगती है यहाँ पे, याद रखना, प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन लगती है। बस इतना ही है, एक एमसीक्यू हो सकता है पूछ ले, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये उतना नहीं है। लेकिन इसी के अंदर जो बाकी के 2 सेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर अलग से 3-3, 4-4, 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसी के अंदर हम चलते हैं आगे की तरफ, और यहां पर आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं, सेक्शन 68। ये इंपॉर्टेंट है काफी, तो इसको ध्यान से देखना है। इसमें क्या है, ठीक है ना, क्लियरेंस, मैं पहले हेडिंग लिख देता हूं इसकी, क्लियरेंस ऑफ वेयर हाउस्ड गुड्स, ठीक, क्लियरेंस ऑफ वेयर हाउस गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। सर इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है कि वेयर हाउस गुड्स का मतलब क्या होता है, जो गुड्स मैंने वेयर हाउस में जमा करा रखा है। अब वेयर हाउस में मेरा माल रखा है और मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं, यानी हटाना चाहता हूं वहां से, और किस चीज के लिए क्लियर करना चाहता हूं, मैं किसी दूसरे वेयर हाउस में नहीं रखना चाहता, मैं उसको लेके जाना चाहता हूं घर पे होम कंजम्पशन के लिए, ठीक है ना। मैंने कहा कि भैया मेरे को अपने गुड्स की जरूरत है, मुझे अपना गुड्स हटाना, रिमूव करना है होम कंजम्पशन के लिए। तो सवाल ये है कि क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पे ये बता रखा है कि सबसे पहला काम क्या है, अगर मैं अपने गुड्स को वेयर हाउस से, ठीक है, जो वेयर हाउस में मैंने गुड्स जमा करा रखा है, मैं अगर वेयर हाउस से अपना गुड्स क्लियर करना चाहता हूं होम कंजम्पशन के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बिल ऑफ एंट्री पास करनी पड़ेगी,
प्रेजेंट करनी पड़ेगी, प्रॉपर ऑफिसर को देना पड़ेगा। क्या? बिल ऑफ एंट्री, इसका पूरा नाम होता है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। बोलो पहला पॉइंट समझ में आया? तो पहला पॉइंट क्या है, मैं जाऊंगा, मैंने कहा कि भैया मेरे को ना अपना गुड्स दे दो, वेयर हाउस में जो मेरा सामान रखा मुझे वो चाहिए। वो कह रहे कि लाओ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन दो। अगर होम कंजम्पशन के लिए अपना गुड्स क्लियर कर रहे हो तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन देना पड़ेगा, ठीक है ना? मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक है, बोलो क्लियर है? किसको देना पड़ेगा? प्रॉपर ऑफिसर होगा वहां पे, उसको दे दूंगा मैं। प्रॉपर ऑफिसर होगा उसको मैं दे दूंगा। मैं जाऊंगा, प्रॉपर ऑफिसर बैठा होगा, मैं कहूंगा कि मेरे को अपना गुड्स लेना है होम कंजम्पशन के लिए, तो वो कहेगा कि लाओ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन दिखाओ, ठीक है ना? वो मैं दिखा दूंगा उसको, ठीक है। दूसरी चीज, अब पहला काम हो गया, चलो ठीक है। दूसरा, अगर किसी तरीके की ड्यूटी बनती है, कस्टम ड्यूटी बनती है, किसी तरीके की कोई ड्यूटी बनती है, तो मुझे वो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ड्यूटी पेड। बोलो दूसरी चीज समझ में आई? ठीक है ना? ड्यूटी, वो कह रहा है कि चलो यार तुम्हारी ना ये ड्यूटी बनती है, लाओ, ठीक है ना, ड्यूटी पे कर दो अपनी। मैंने कहा लो अपनी ड्यूटी पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने बोला कि अरे रुको रुको रुको, तुम्हारा इंटरेस्ट भी बनता है, लाओ इंटरेस्ट भी दो, ठीक है ना? मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसने बोला कि नहीं रुको, तुमने कुछ गड़बड़ कर रखी है, पेनल्टी भी बनती है, पेनल्टी भी दो, ठीक है ना? अगर बनती है तो मतलब समझ लो, तो मैंने ये सब भी दे दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, ये चीज भी दे देते हैं, मैंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना सब कुछ हो गया है, इतना सब कुछ होने के बाद जो प्रॉपर ऑफिसर है, जो मैंने ऊपर बताया था, जिसको मैंने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन दी है, मैंने उसको ड्यूटी पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, पेनल्टी वेनल्टी जो भी बनता था मैंने सब दे दिया। अब प्रॉपर ऑफिसर को अगर सेटिस्फाइड है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भैया हाँ, ठीक है ना, वो सेटिस्फाइड है, क्या उसको लगता है कि ड्यूटी इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी बनता था ना, ठीक है ना, वो बंदे ने दे दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सेटिस्फाइड है कि हाँ मैंने सारा अमाउंट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो परमिशन दे देगा, तो वो मुझे परमिट कर देगा, यानी परमिशन दे देगा कि भैया आप अपना गुड्स हटा लो, ठीक है ना। और हटाने के लिए ऑर्डर दे देगा, वो ऑर्डर क्लियर करने के लिए ऑर्डर दे देगा। और वो चाहे तो ये ऑर्डर जो है इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली दे सकता है, ठीक है ना? बोलो क्लियर है? तो ये चीजें हमने पढ़ी, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया है, काम खत्म। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस ये लिख देना एग्जाम में अगर आए तो, ठीक है ना। ट्रांसफर फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस, ये तो खाली एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट था, तो इसमें तो कुछ ध्यान रखने जैसा कुछ था नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वेयर हाउस से अपना गुड्स क्लियर कर रहा हूँ होम कंजम्पशन के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले प्रॉपर ऑफिसर बैठा हुआ गेट पे, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं कहूंगा बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन ये लो। वो कहेगा अच्छा, वो कहेगा ड्यूटी पे कर दो, मैंने पे कर दी। वो कहेगा इंटरेस्ट पे कर दो, पे कर दिया। कोई पेनल्टी बनती है, पे कर दो, मैंने पे कर दिया। अब प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया कि भैया मैंने सब कुछ दे दिया है, तो वो मुझे परमिट कर दे देगा, परमिशन दे देगा कि मैं अपना गुड्स रिमूव कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए वो ऑर्डर पास करेगा, और ऑर्डर चाहे तो वो इलेक्ट्रॉनिकली पास कर सकता है। तो ये सब हमने बातें कर ली है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहीं पर जो लास्ट क्वेश्चन बच गया है, यानी सेक्शन 69, वो भी हम देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलते हैं हम ध्यान से। क्लियरेंस ऑफ वेयर हाउस गुड्स, पहले इसको लिख लेते हैं, हेडिंग क्या दे रखी है? क्लियरेंस ऑफ वेयरहाउस्ड गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, फॉर एक्सपोर्ट। फर्स्ट वाले में तो क्या था, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में सामान लेके जा रहा था मैं। दूसरे वाले में क्या था, होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर रहा था। और यहां पे वेयर हाउस से सामान तो हटा रहा हूं मैं, लेकिन एक्सपोर्ट कर रहा हूं वो सामान को मैं वहां से। क्या कर रहा हूं? एक्सपोर्ट कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट है। तो क्या होएगा एक्सपोर्ट करने के लिए? जैसे ही मैं जाऊंगा प्रॉपर ऑफिसर को और मैं कहूंगा कि भैया ऐसे ऐसे लाओ, ठीक है, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा अच्छा लाओ जरा दिखाना जरा। जैसे बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन हमने फाइल की थी ना, वैसे ही वो कहेगा ला शिपिंग बिल दिखा। तो मैं उसको क्या दिखा दूंगा? शिपिंग बिल। एक्सपोर्ट के लिए लगता है ना, तो वो कहेगा ला शिपिंग बिल है, मैंने कहा हाँ, वो कहेगा यार दिखो। या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, जैसे बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन था ना, वैसे ही मुझे प्रॉपर ऑफिसर को क्या देना पड़ेगा? प्रॉपर ऑफिसर को जैसे ही मैं सामान हटाने जाऊंगा, वो कहेगा, ठीक है ना, वहां पे बैठा हुआ ना वो कहेगा ला, ठीक है ना, प्रॉपर ऑफिसर है ये, ठीक है। जैसे मैं जाऊंगा वो कहेगा ला शिपिंग बिल दिखा, या बिल ऑफ एक्सपोर्ट है, मैं कहूंगा हाँ है, अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो, ठीक है ना, मैं दिखा दूंगा उसको। फिर वो क्या कहेगा? ठीक है ना, वो कहेगा अच्छा रुको, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर दी,
ठीक है ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर दी, तो मैं कहूंगा हाँ जी एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर दी, कोई दिक्कत है नहीं है। वो कहेगा चलो ठीक है फिर। अच्छा रुको रुको रुको, ठीक है, किसी तरीके का कोई फाइन लगा है या किसी तरीके की कोई पेनल्टी लगी है, ठीक है ना, पे कर दिया। मैंने कहा लो पकड़ो, ये भी पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब सारे काम हो गए। अब अगर प्रोफेसर सेटिस्फाई हो जाता है और प्रोफेसर को लगता है कि मैंने सब कुछ दे दिया है, तो फिर वो क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा और मुझे परमिशन दे देगा, ठीक है ना, एक्सपोर्ट करने के लिए, गुड्स रिमूव करने के लिए वहां से। बोलो क्लियर है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों खत्म हो जाता है आपका आज का क्वेश्चन नंबर 11। मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये पूरा का पूरा हमने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ से। तो मैंने सबसे पहले आज क्लास शुरू की, तो जैसा कि मैंने बताया, ठीक है ना, आपके वेयर हाउसिंग चैप्टर में 4 कंटेंट है। पहले 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, 15 में से 10 क्वेश्चन पार्ट 1 में करा चुका हूँ, 10 के 10 मैंने रिवीजन करा दिए, और उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिख भी रखे और बार बार मैं बताता भी रहता हूँ साइड में। क्वेश्चन नंबर 11 शुरू किया था। सबसे पहला ही क्वेश्चन आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। 67, 68, 69 सेक्शन थे, ठीक है ना। तो 67 के बाद 68 और 69 अलग से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैंने करा दिए हैं। अब एक बार इनको नोट्स से दिखा देता हूं आपको कि नोट्स में कहाँ दे रखे हैं, ठीक है ना। तो नोट्स ये रहे, नोट्स आपके। तो ये रहा क्वेश्चन आपका 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं आपके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा होगा, नहीं कर रखा है तो कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ गुड्स 67, 68, 69 ये हमने पढ़ लिए हैं। तो सबसे पहले हमने 67 पढ़ लिया है, ठीक है, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में गुड्स रिमूव करना। 68 पढ़ लिया है, वेयर हाउस गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करना। और उसके बाद 69 पढ़ लिया है, ठीक है ना, वेयर हाउस जो गुड्स है, वेयर हाउस में जो गुड्स रखा है वहां से उसको एक्सपोर्ट करना, ये भी पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, यहां आ जाते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहली बात, जैसे ही आप कोई चीज पढ़ते हो दिमाग में आता है कि क्या ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। आज तक नॉर्मली इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है, मैंने कहीं देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से इसको मार्क कर रहा हूं इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, फॉर एग्जाम, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, पर्सनली। तो इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम लिखूंगा। है क्या ये क्वेश्चन, सेक्शन 70 के ऊपर ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हम सेक्शन 70 की बात करते हैं। सेक्शन 70 किसकी बात करता है, ये वोलेटाइल गुड्स की बात करता है। तो वोलेटाइल गुड्स क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, उसके बारे में देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वोलेटाइल गुड्स बहुत ध्यान से समझना है कि वोलेटाइल गुड्स है क्या। देखो दोस्तों, अब होता क्या है कि मान लो ये मैं हूं, ठीक है ना, ये मैं हूं, ठीक है। ब्रो, ब्रो यानी कि मैं कौन हूं, याद रखना इस चैप्टर के अंदर मैं इंपोर्टर हूं। और मैंने जो गुड्स इंपोर्ट किया ना, ठीक है ना, जो गुड्स मैंने इंपोर्ट किया, ठीक है ना, वो वोलेटाइल इन नेचर है, ठीक है ना। मैंने जो गुड्स इंपोर्ट किया, यूएसए से मैंने गुड्स इंपोर्ट किया, ठीक है ना, गुड्स जो मैंने इंपोर्ट किया उसकी नेचर क्या है, किस तरीके की नेचर का गुड्स है। गुड्स की नेचर है वोलेटाइल, वोलेटाइल है गुड्स की नेचर। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल नेचर मतलब जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट टाइप का नेचर है। पेट्रोलियम, कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो मैंने इंपोर्ट किया है, तो उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं ना उनकी वोलेटाइल नेचर मानी जाती है। या वाइन है या बियर है, ठीक है। तो इस तरीके के जो गुड्स होते हैं ना उन्हें बोलते हैं कि उनकी वोलेटाइल नेचर है। सर क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा और क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कौन हूं, इंपोर्टर। मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है यूएसए से, वोलेटाइल इन नेचर है गुड्स। और इस गुड्स को मैंने क्या किया, आने के बाद कस्टम स्टेशन पे मैंने इसको वेयर हाउस में रख दिया। मान लो ये वेयर हाउस है, ठीक है ना, और मैंने इस वेयर हाउस के अंदर ये गुड्स यहाँ पे जमा करा दिया वेयर हाउस में, जो मैंने लेके आया था। अब होता क्या है कि जो गुड्स मैंने वेयर हाउस में जमा कराया, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं वो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं वो है, ठीक है ना, 10,000 लीटर्स है, ठीक है ना, 10,000 लीटर्स मैंने जमा कराया है,
बोलो क्लियर है? तो मैंने, ठीक है ना, वेयर हाउस में 10,000 लीटर जमा कराया है, ठीक है, लेकिन बाद में जब मैंने गुड्स रिमूव किया वहां से, ठीक है, क्लियर किया वेयर हाउस से, तब वो पूरा 10,000 नहीं है। मान लेते हैं उसमें से, ठीक है ना, 5 लीटर्स मतलब नहीं है, 5 लीटर्स नहीं है, मतलब जब मैंने जमा कराया, जितना गुड्स जमा कराया वेयर हाउस में, और जब मैंने रिमूव किया, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? उसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। वेयर हाउस कीपर, जिसको मैंने वेयर हाउस में गुड्स दिया ना, वेयर हाउस कीपर, मैंने उसको बोला यार मैंने 10,000 लीटर जमा कराया था और 5 लीटर कम आ रहा है, तो डिफरेंस मिला उसमें। तो वो कह रहा है देखो भाई साहब, वेयर हाउस कीपर जो वेयर हाउस में रखा बंदा, समझ रहे हो? तो वो कह रहा है कि देखो भाई मेरी कोई गलती नहीं है, ये नेचुरल कोज है, ठीक है ना। नेचुरल कोज मतलब, ठीक है ना, ये ऐसा लॉस है, ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना तो मेरी गलती है, ना तो यहाँ पे इंपोर्टर की गलती है, मैंने कुछ किया है, और ना ही यहाँ पे, ठीक है ना, वेयर हाउस कीपर की गलती है, ठीक है ना ही यहाँ पे वेयर हाउस कीपर की गलती है, जिसको मैंने गुड्स दिया था, वेयर हाउस की देखभाल कर रहा है जो। तो दोनों में से किसी का फॉल्ट नहीं है, ऐसा वो कह रहा है। वो कह रहा है कि ये तो नेचुरल कोज है भाई साहब, वोलेटाइल इन नेचर है आपका गुड्स है, तो आप जितना जमा कराओगे और जितना निकालोगे, ठीक है ना, उसमें जरा सा डिफरेंस जरूर मिलेगा। अब मैंने कहा चलो यार ठीक है, मान लेते हैं डिफरेंस मिला 5 लीटर्स का, मेरे को समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है, मैंने कहा कि यार फिर टैक्स मेरे को देना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि भैया जो एसी है और जो डीसी है, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर जो होते हैं कस्टम्स के अंदर, वो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो डेफिशिएंसी आई है, ठीक है ना, ये जो डेफिशिएंसी आई है मेरे गुड्स के अंदर 5 लीटर की, इस डेफिशिएंसी के ऊपर वो एग्जेम्प्ट कर सकता है ड्यूटी। वो क्या कर देगा? एग्जेम्प्ट कर देगा ड्यूटी। वो कहेगा नहीं यार रहने दो, ठीक है ना, तुम्हारा पहले ही लॉस है, तुमसे क्या टैक्स लेंगे 5 लीटर पे, चलो जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ऐसे बोल के वो मुझे बोल देगा। बोलो 3 बातें समझ में आई? तो मैंने आपको क्या बताया? वोलेटाइल गुड्स। तो मैंने बताया कि एक इंपोर्टर है जो अपना गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, जो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है उसकी नेचर होती है वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल इन नेचर गुड्स किस किस तरीके के होते हैं, कुछ एग्जांपल मैंने बताए। फिर मैंने बताया कि मान लो ये गुड्स जो है मैंने वेयर हाउस में जमा कराया, तो वेयर हाउस में जमा कराया और रिमूव किया, तो उसके बीच में डेफिशिएंसी मिली, डिफरेंस मिला। जमा ज्यादा कराया था और रिमूव किया तो कुछ कमी मिली। तो मैंने वेयर हाउस कीपर को बोला, तो उसने बोला नेचुरल कोज है भाई, इसमें ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है। तो जो असिस्टेंट कमिश्नर है और डेप्यूटी कमिश्नर है वो क्या कर सकते हैं, जो डेफिशिएंसी है, जो डिफरेंस आया है, ठीक है ना, वो नेचुरल कोज की वजह से है, इसलिए वो एग्जेम्प्ट कर देगा, उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। बोलो क्लियर है? तो आई होप क्लियर है, और इसको दिखा देता हूं मैं कहां पे दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, मैंने ये करा दिया है। वोलेटाइल इन गुड्स क्या होता है वो बता रखा है यहाँ पे। तो वोलेटाइल इन गुड्स में हमने 3 बातें पढ़ी, ठीक है। वोलेटाइल इन नेचर गुड्स कौन कौन से होते हैं ये पढ़ा, ठीक है ना। और उसके बाद, ठीक है, जो गुड्स मैंने जमा कराया और वहां से निकाला उसमें थोड़ा डिफरेंस होएगा, वो नेचुरल कोज की वजह से है, उसमें किसी की गलती नहीं है। और बाद में मैंने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर जो डेफिशिएंसी है 5 लीटर की, उसके ऊपर एग्जेम्प्ट कर देगा, कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन और आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चैप्टर खत्म ही समझो बस, ठीक है, 1-2 पॉइंट रह गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो यहां पे इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफ गुड्स, पहले हेडिंग डाल लेंगे, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफ गुड्स। जो ये क्लास नोट्स है ना, जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ साथ साथ में, मैं ये भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोगों में से जो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है, एक बार मेरे को बता देना, ठीक है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ये शेयर कर रहा हूँ और ऐसा तो नहीं है कोई पीडीएफ खोलने में दिक्कत आ रही है, इस तरीके की चीज कोई हो तो बताना। तो इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, फ्रॉम वेयर हाउस, चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 सेक्शन दे रखे हैं इसके ऊपर, सेक्शन 71 एंड सेक्शन 72। तो इसका मतलब क्या हुआ
ठीक है, सेक्शन 71 क्या बोलता है, पहले इसको देख लेते हैं। सेक्शन 71, सेक्शन 71 ये कहता है कि मान लो मैं इंपोर्टर हूं, मैंने गुड्स जमा करा रखा वेयर हाउस में। तो सेक्शन 71 ये कहता है कि भैया मैं बताऊंगा, ठीक है ना, कि आप गुड्स कौन कौन से केसेस में रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नहीं, पहले तो आपको अलाउड ही नहीं है, ये सीधा सीधा क्या कहता है, प्रोहिबिट। ठीक है ना, ये कहता है मना है, आप रिमूव ही नहीं कर सकते गुड्स, रिमूव ही नहीं कर सकते। जो गुड्स आपने वेयर हाउस में जमा कराया है आप उसको रिमूव नहीं कर सकते वेयर हाउस से। ऐसा कौन कर रहा है, सेक्शन 71 कह रहा है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है ये कह रहा है कि 4 केस छोड़ दो, इन 4 केस में कर सकते हो, इसके अलावा आप ठेकेदार को अलाउड ही नहीं है, आप नहीं कर सकते रिमूव। ये 4 केस कौन कौन से हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी था। ठेकेदार ट्रांसफर फ्रॉम वन वेयर हाउस से, ठीक है ना, अगर दूसरे वेयर हाउस में ट्रांसफर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अलाउड है, ठीक है ना, आप कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। दूसरा हमने पढ़ा था, याद हो तो, ठीक है ना, होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर रहे हो, अगर होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गुड्स रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना, अलाउड है, सेक्शन 71 कहता है। इसके अलावा अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, या कोई और तरीका, ठीक है ना, कोई और तरीका, कोई और मैनर जो कस्टम एक्ट में दे रखा है। अगर कस्टम एक्ट में इसके अलावा कोई और तरीका दे रखा है कि इस तरीके से गुड्स रिमूव कर सकते तो वो भी अलाउड है। इसके अलावा और किसी भी तरीके से आप, ठीक है ना, गुड्स रिमूव नहीं कर सकते वेयर हाउस से, जो वेयर हाउस में आपका सामान रखा है। ये कह रहा है सेक्शन 71। अब आ जाते हैं सेक्शन 72। सेक्शन 72 कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है ना, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो प्रैक्टिकल सा लगेगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, अगले पेज पे करा देता हूँ, यहाँ पे पूरा आ जाएगा पूरे पेज पे। तो यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्शन 72। सेक्शन 72 क्या कहता है, सेक्शन 72 के अंदर कुछ सरकमस्टांसिस बता रखी हैं, ठीक है ना, कुछ सरकमस्टांसिस कह लो या कुछ केसेस बता रखे हैं, ठीक है ना, कुछ केसेस बता रखे हैं। सेक्शन 72 कहता है कि कुछ सर्कमस्टांसिस हैं, ठीक है, अगर आप ऐसे गुड्स रिमूव करते हो तो ये माना जाएगा कि गुड्स आपने इम्प्रॉपर तरीके से रिमूव किया है, ठीक है, ओके। जैसे कि 3 केस बता रखे हैं यहाँ पे। पहला, वेयर एनी वेयर हाउस गुड्स, वेयर वेयर एनी वेयर एनी वेयर हाउस गुड्स। वेयर हाउस गुड्स मतलब जो गुड्स मैंने वेयर हाउस में जमा कर रखा है वो गुड्स अगर आर रिमूव्ड, अगर मैं रिमूव करता हूं, वहां से हटाता हूं, वेयर हाउस से हटाता हूं उस गुड्स को, फ्रॉम ए वेयर हाउस, फ्रॉम ए वेयर हाउस, वेयर हाउस में मैंने अपना गुड्स रखा है तो उसको बोलेंगे वेयर हाउस गुड्स। अगर मैं उसको रिमूव कर रहा हूं इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 71, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 71 का कॉन्ट्रावेंशन करता हूं अगर, ठीक है ना, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 71 ऑफ कस्टम एक्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला पॉइंट। तो इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा उससे, क्या कि अगर वेयर हाउस में कोई गुड्स रखा है यानी वेयर हाउस गुड्स है और मैं उसको रिमूव कर रहा हूं इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 71। बोलो क्लियर है। तो सेक्शन 71 क्या कह रहा था, 4 केस में ही आप रिमूव कर सकते हो, बाकी में अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो अगर उसके प्रोविजन को मैं कॉन्ट्रावेंट करता हूं तो इसका मतलब इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा। दूसरा, दूसरा, वेयर एनी वेयर हाउस गुड्स, वेयर एनी वेयर हाउस गुड्स, ठीक है ना, मतलब ऐसा गुड्स जो वेयर हाउस में जमा कर रखा मैंने, हैव नॉट बीन रिमूव्ड, हैव नॉट बीन रिमूव्ड। देखो मैंने रिमूव नहीं किया गुड्स, मैंने वेयर हाउस में जमा कराया और मैंने वहां से हटाया ही नहीं, सेक्शन 61 के अंदर जितना टाइम अलाउड था, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। मतलब क्या, सेक्शन 61 के अंदर जो परमिशन दे रखी थी कि आप इतने पीरियड के लिए ही आप गुड्स को रख सकते हो वेयर हाउस में, ठीक है ना, मैंने अभी माल वहीं पड़ा है, उतने दिन के मैंने अंदर हटाया ही नहीं,
तो इसका मतलब क्या है, इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा उसको। क्या माना जाएगा, इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा। बोलो क्लियर है। मैंने आपको बताया था सेक्शन 61 क्या होता है, ठीक है ना। वेयर हाउसिंग पीरियड की बात की थी, जितने दिन के लिए हम वेयर हाउस में गुड्स रख सकते हैं। अगर उतने दिन के अंदर नहीं रिमूव किया तो इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा, अगर उसके बाद रिमूव करेंगे तो। अगला पॉइंट है वेयर वेयर एनी गुड्स, कोई ऐसा गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, जिसके रिस्पेक्ट में ए बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, एक बॉन्ड भरा है मैंने, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है, ए बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, एक बॉन्ड भरा है मैंने, एक ऐसा गुड्स जिसके रिस्पेक्ट में मैंने बॉन्ड भरा है, और कौन से सेक्शन में, हमने पढ़ा था सेक्शन 59, सेक्शन 59 के अंदर बॉन्ड भरा है। एंड ठीक है ना, और वो जो गुड्स है, ठीक है ना, उस गुड्स को ना तो मैंने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर किया, ना तो मैंने उस गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर किया, और ठीक है ना ही मैंने उसको एक्सपोर्ट किया। बोलो क्लियर है। ना तो मैंने उसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर किया, ना ही मैंने उसको एक्सपोर्ट किया। तो अगर ऐसा होता है और उसको रिमूव करता हूं तो वो भी इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा। आई होप क्लियर है, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, लेकिन ये मैं क्वेश्चन जो पढ़ा है एक बार इसको दिखा देता हूं आपको, कहां से हमने किया है, ये रहा। तो हमने ये पढ़ा है इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफ गुड्स, सेक्शन 71, सेक्शन 72। सेक्शन 71 क्या कहता है, सेक्शन 71 कहता है कि गुड्स को वेयर हाउस से रिमूव नहीं कर सकते, मना करता है, लेकिन एक्सेप्ट 4 केस में कर सकते हैं। एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर सकते हो, या कस्टम एक्ट में जिस तरीके से बता रखा है उस तरीके से भी रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 71 कहता है आप गुड्स को रिमूव नहीं कर सकते। आगे सेक्शन 72 क्या कहते हैं कि कुछ सर्कमस्टांसिस, कुछ केसेस ऐसे हैं, अगर आप गुड्स इस तरीके से रिमूव करोगे तो इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा। जैसे कि पहला, अगर आप गुड्स जो वेयर हाउस में रखा है अगर वो कॉन्ट्रावेंट करके सेक्शन 71 के प्रोविजन, तो फिर इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा। या सेक्शन 61 के अंदर जो टाइम पीरियड रखा था उतने दिन के अंदर अगर आपने गुड्स रिमूव नहीं किया तो उसको भी क्या माना जाएगा, इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा। या ऐसा गुड्स जिसके रिस्पेक्ट में आपने एक बॉन्ड भरा था 59 में, ठीक है ना, और ना तो आपने उसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर किया, ना या फिर ना आपने उसने एक्सपोर्ट किया, तो उसके बाद उसको इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहीं से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना इंपॉर्टेंट है, छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिलेशन ऑफ वेयर हाउसिंग बॉन्ड, हमने पढ़ा था ना, वेयर हाउसिंग बॉन्ड भर के देना पड़ता है, तो उसको कैंसिल करने का राइट किसके पास होता है, प्रोफेसर कैंसिल कर सकता है। वैसे इतनी सी बात बता रखी, कुछ नहीं है इसमें। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और हम इसको पढ़ लेते हैं। पहले यहां पे लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कैंसिलेशन। कैंसिलेशन किसके कैंसिलेशन की, जो वेयर हाउसिंग बॉन्ड मैंने भरा था, ठीक है ना, वेयर हाउसिंग बॉन्ड, वेयर हाउसिंग बॉन्ड भर के मैंने दिया होगा ताकि मैं अपना गुड्स डिपॉजिट कर सकूं वेयर हाउस में विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना। तो उसको कैंसिल करने का अधिकार किसके पास होता है, प्रॉपर ऑफिसर के पास, प्रॉपर ऑफिसर। बस कुछ ध्यान रखने की जरूरत इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप समझो कि बस कॉन्सेप्ट मैंने सारे के सारे स्टडी मेट के आपको करा दिए हैं, ठीक है ना। आप इसको ढंग से कर लो, ठीक है ना, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन 100% मैंने कवर करा दिए। तो यहाँ पे आ रखा है लास्ट सेक्शन, सेक्शन 73 ए, जैसे कि हमने बात किया था कि इसके प्रोविजन 73 ए पे एंड हो जाते हैं। तो इसकी हेडिंग क्या है, पहले हेडिंग लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, खाली अंडरस्टैंड कर लेना इसको, अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है ये, ठीक है ना, ताकि आपको बस पता हो कि हाँ क्या है, और बाकी इसमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग क्या है, एक बार हेडिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ वेयर हाउस गुड्स,
वेयर हाउस्ड गुड्स। इसका क्या मतलब है? वेयर हाउस गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो मैंने वेयर हाउस में जमा कराया है, उसकी कस्टडी या उसके रिमूवल की बात की गई है। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के वेयर हाउस होते हैं, ठीक है ना। अब मान लो मैं किसी वेयर हाउस में अपना गुड्स रखता हूं, तो जब मैं गुड्स वेयर हाउस में जमा कराता हूं तो उसको बोलते हैं वेयर हाउस्ड गुड्स, ठीक है ना। बोलो क्लियर है? अब जो वेयर हाउस होता है ना, ठीक है ना, वेयर हाउस होता है वो क्या करता है, वो अपॉइंट करता है। मान लो ये वेयर हाउस है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये पहला तो सबसे पहला काम करेगा, अपॉइंट करेगा एक व्यक्ति को, ठीक है ना, और उसको इंचार्ज बना देगा, ठीक है ना। उसको वेयर हाउस कीपर बोलेंगे। ये जो व्यक्ति है ना, ये गुड्स की देखभाल करने के लिए, ठीक है ना, इसको बोलेंगे वेयर हाउस कीपर। वेयर हाउस कीपर ये वेयर हाउस की देखभाल करेगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा वेयर हाउस कीपर बोलेंगे, ठीक है ना, कि भैया तुम्हें अब इसकी देखभाल है करनी है, और उसको उसका इंचार्ज बना देंगे। उसका क्या बना देंगे? उसको इंचार्ज बना देंगे। वही उसके सारे के सारे रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करेगा। क्या करेगा ये? मेंटेन करेगा रिकॉर्ड, ठीक है ना, मेंटेन करेगा रिकॉर्ड। वेयर हाउस में जो गुड्स रखा है उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड रखने होंगे ये रखेगा। और ये वेयर हाउस के जो रिकॉर्ड होते हैं ये मिनिमम कितने टाइम के लिए रखने हैं? 5 ईयर्स की टाइम लिमिट होती है, कम से कम 5 साल के लिए तो रखने ही है। जो वेयर हाउस कीपर होता है ना, ठीक है ना, क्योंकि उसकी कस्टडी में वेयर हाउस, जो सामान मैं रखूंगा वेयर हाउस के अंदर, वो वेयर हाउस कीपर के हाथ में दूंगा, उसकी कस्टडी में होगा सामान, इसलिए उसको कस्टोडियन भी बोलेंगे, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे? कस्टोडियन। कस्टोडियन भी बोलेंगे। आई होप क्लियर है। बस यही बात यहाँ पे दे रखी है। तो क्या लिख रखा है इसके अंदर? इसके अंदर सिर्फ ये बता रखा है कि जब मैं गुड्स जमा कराऊंगा वेयर हाउस के अंदर, तो वेयर हाउस क्या करेगा, उस गुड्स की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा जिसका नाम वेयर हाउस कीपर होगा। वो उसको इंचार्ज बना देगा और वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। रिकॉर्ड 5 साल के लिए कम से कम मेंटेन करेगा, और उसको कस्टडियन बोलेंगे, ठीक है ना। वही ड्यूटी वगैरह भी पे करेगा। आई होप क्लियर है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार वापिस चलते हैं और देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। ये चैप्टर हमने यहाँ से शुरू किया था, तो हमारा क्या हो गया है, पहला काम खत्म हो गया है ये वाला। बोलो क्लियर है? ठीक है ना, ये वाला काम खत्म हो गया है जिसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया है, 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने ये ढंग से कर लिया तो समझो सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि स्टडी मेट का सब कुछ आपको यहाँ पे करा दिया। अब दूसरा पॉइंट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है, और उसके बाद फिर एलडीआर करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ, और किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एमटीपी में भी दे रखा है, स्टडी मेट में भी दे रखा है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये चीज, मैं फिर से बता देता हूँ। जो भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, किसी न किसी आरटीपी का क्वेश्चन हो सकता है, किसी न किसी एमटीपी का क्वेश्चन हो सकता है, या स्टडी मेट वगैरह का क्वेश्चन हो सकता है। कुल मिला के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो फालतू के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे ही नहीं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आपको हर एक कंपाइलर, ठीक है ना, स्टडी मैट या हर एक जगह कहीं ना कहीं मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एन्यूमरेट, फिर इसको डिस्कस करूंगा। एन्यूमरेट द circumstances, enumerate the circumstances under which goods are considered are considered to have been to have been removed improperly। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन है ये। improperly from a warehouse
फ्रॉम ए वेयर हाउस अंडर द कस्टम एक्ट 1962, अंडर द कस्टम एक्ट 1962। ये जो क्वेश्चन है स्टडी मेट में भी मिलेगा आपको और ये एमटीपी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि क्या दे रखा है ये और इसके अंदर आंसर क्या लिखना है। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये पूछा है कि कौन कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसिस है जिसमें अगर गुड्स रिमूव करते हैं तो ये माना जाएगा कि इम्प्रॉपर तरीके से रिमूव किया है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे सेक्शन 72 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या आंसर लिखना है, पूरा का पूरा कॉपी कर देना है यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर पूरा का पूरा कॉपी कर देना है आपको। क्या लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी। ये देखो, ये रहा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहां से शुरू होएगा ये, ठीक है ना। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने लिख भी रखा है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सेक्शन 72 का यही सर्कमस्टांसिस पूछी है, तो यहां से लेके और ये 3 के 3 पॉइंट यहां तक पूरे के पूरे कॉपी कर देना है वहां पे, ये उसका आंसर हो जाएगा जो हमने क्वेश्चन अभी देखा है, ठीक है ना। आई होप क्लियर है और नंबर पूरे मिल जाएंगे जितने भी नंबर का ये क्वेश्चन आपका आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है, पूरा वो उठा के कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना है। ये है क्वेश्चन। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बताओ, ठीक है। तो चलिए मेरे पास में एक और क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, ठीक है। मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एलोबरेट द provision relating to the ऑनर राइट। अब आप समझ गए होंगे क्या है ऑनर राइट। ऑनर राइट टू डील विद वेयरहाउस गुड्स अंडर सेक्शन 64, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे मैंने ये अंडरलाइन क्यों किया दो चीजों को, ठीक है। ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। बहुत आसान है, ठीक है ना। ओनर के पास क्या क्या राइट होते हैं, जो गुड्स उसने वेयर हाउस में जमा कराया है। जैसे मान लो मैंने गुड्स इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद वेयर हाउस में रख दिया, उसको बोलेंगे वेयर हाउस गुड्स। अब मैं गुड्स का मालिक हूं तो मेरे पास क्या क्या राइट है, सेक्शन 64 में हमने पढ़े थे, अगर याद हो तो वो सब यहाँ पे चिपका देना आपको। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, सेक्शन 64। मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ, डोंट वरी। ये देखो, ये कॉपी कर लेना है यहां से। ये क्वेश्चन मैंने मार्क भी करा रखा है आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एमटीपी एग्जाम में आया, तो ये सब कॉपी कर दो यहां से लेके, ठीक है ना, और यहां तक नीचे तक कॉपी कर दो इसको पूरा का पूरा, और आपको नंबर मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसका आंसर है ये। अगर आपको इसको स्पेसिफाई करूं तो मैंने बताया था इसमें 3 बातें लिखनी है। पहला तो ये कि जो गुड्स मैंने इंपोर्ट किया है वो टेम्परेरी, उसका पोजेशन और कस्टडी वेयर हाउस कीपर को दे देंगे। दूसरा पॉइंट ये लिख देना कि ओनर हैज एवरी एक्सेस टू द गुड्स। और तीसरा पॉइंट ये लिख देना कि ओनर में इंस्पेक्ट कर सकता हूँ गुड्स का, सॉर्ट कर सकता हूँ, एंश्योर करूंगा कि गुड्स डैमेज ना हुआ हो स्टोरेज के टाइम पे, और अगर किसी को खरीदना है गुड्स तो मैं उसको शो भी कर सकता हूँ सेल करने के लिए कि भैया ये मेरा गुड्स है, देख लो। समझ रहे हो। तो आई होप क्लियर है दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और मैं आपको कराने वाला हूं एक मास्टर क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपको बहुत अच्छे से करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट कहो इसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है, ठीक है, कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो इसके आसपास रहे हमेशा,
ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ध्यान से देखना और इसको मैं एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाऊंगा। इसके लिए मेरे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ। ये स्टडी मेट का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, एक मास्टर क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये मास्टर क्वेश्चन आपको मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्टडी मेट में दे रखा है, आप कोई भी कंपाइलर उठाओगे उसमें भी दे रखा होगा। विपुल नाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि विपुल करके एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये देखो ये दे रखा है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और करना क्या क्वेश्चन में फिर पढ़ते हैं। तो विपुल इंपोर्टेड सर्टन गुड्स इन मे, गुड्स इंपोर्ट किया है, ठीक है। और एन इंटू बिल ऑफ एंट्री वाज प्रेजेंटेड, बिल ऑफ एंट्री कब प्रेजेंट हुई है, 14 मई को, एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। गुड्स वर क्लियर फॉर द पोर्ट ऑफ द वेयर हाउस, एसेसेबल वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 1 लाख US डॉलर। ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट ऑफ गुड्स इन वेयर हाउस, ठीक है ना, फॉर 4 मंथ, 4 मंथ के लिए वेयर हाउसिंग पीरियड है इसका। और ऑर्डर कब है, ऑर्डर दिया गया है, ठीक है ना, 21 मई को। और वेयर हाउस गुड्स जमा करा दिया पर उसने क्लियर नहीं किया है 21 सितंबर तक, ठीक है। ए नोटिस वाज इशूड अंडर सेक्शन 72, ठीक है ना, डिमांडिंग ऑफ ड्यूटी, ठीक है ना, ड्यूटी की डिमांड हो रखी है और इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, एक तो इंटरेस्ट निकालना है और एक ड्यूटी निकालनी है, ठीक है। और गुड्स क्लियर कब किया है विपुल ने, ठीक है ना, 14 अक्टूबर। इसका मतलब जब ड्यूटी पे करते कब है, जब गुड्स क्लियर करते हैं, मतलब यही डेट ऑफ पेमेंट है आपकी, ठीक है। तो क्वेश्चन नीचे लिख ही रखा है इसने, कंप्यूट ऊपर भी लिख रखा था, फिर से लिख रखा है, कंप्यूट अमाउंट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी निकालना है और इंटरेस्ट पेबल निकालना है, ठीक है ना। ओके, वाइल रिमूविंग द गुड्स फ्रॉम, कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे 14 मई को क्या हुआ था, 14 मई को बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की थी उसने। तो बिल ऑफ एंट्री के टाइम पर रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो ये आपके काम आएगा, ठीक है ना, कि जो एसेसेबल वैल्यू होती है दोस्तों, जब आप इंपोर्ट ड्यूटी निकालते हो, ठीक है ना, यहाँ पे जब हम कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी निकालेंगे तो जो एसेसेबल वैल्यू दे रखी होती है वो आपको डॉलर में, यानी कि फॉरेन करेंसी में दे रखी होगी, डॉलर में दे रखी है जैसे इसमें। तो आप उसको कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज में। तो किस पे करोगे, एक्सचेंज रेट क्या रहेगा आपका, रेट नोटिफाइड बाय सीबीआईसी, ठीक है ना। एक्सचेंज रेट क्या होता है, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, डेट ऑन विच इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड फॉर वेयर हाउस अंडर सेक्शन 46। मतलब रेट नोटिफाइड बाय सीबीआईसी होना चाहिए और डेट ऑन विच प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए। तो ये 65 हो जाएगा, यही है रेट ऑफ एक्सचेंज आपका, जिस पर आपको उसको कन्वर्ट करना है। क्योंकि रेट नोटिफाइड बाय सीबीआईसी भी यही है और डेट कौन सी है, ये 14 में, डेट ऑन विच प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री है। तो दोनों कंडीशन पूरी होगी, तो ये लेना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, उसके बाद एक बार ये देख लेते हैं 21 सितंबर क्या है, ठीक है ना, 21 सितंबर वो है, ठीक है। डेट ऑफ ऑर्डर के बाद जो टाइम पीरियड अलाउड था ना ऊपर, अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 महीने का टाइम पीरियड अलाउड था। ऑर्डर कब पास किया था, 21 में, 21 मई के अंदर 4 महीने के अंदर अंदर गुड्स रिमूव कर लेना चाहिए था। तो मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर, 21 सितंबर तक कर देना चाहिए था। तो 21 सितंबर क्या हुआ, 21 सितंबर जो होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, रेट ऑफ ड्यूटी वाला दिन। मतलब, ठीक है ना, रेट ऑफ ड्यूटी कब होती है, लास्ट डे ऑन विच गुड्स शुड हैव बीन रिमूव्ड। तो ये लास्ट डे है जिस दिन हमें गुड्स एटलीस्ट कम से कम इस दिन तक रिमूव कर लेना चाहिए था। तो लास्ट डे जो है ना, जब तक हमारा टाइम पीरियड अलाउड है वेयर हाउसिंग पीरियड का, ठीक है ना, उस दिन लेंगे हम रेट ऑफ ड्यूटी। तो 21 सितंबर कहाँ है, ये रहा 21 सितंबर। तो इसमें रेट ऑफ ड्यूटी कहाँ है, तो रेट ऑफ ड्यूटी यहाँ दे रखा है, ये रहा, ठीक है ना, बेसिक कस्टम ड्यूटी ये रहा 10%, तो ये ले लेंगे। बोलो क्लियर है। तो दोनों चीजें मिल गई अपने पास और अपन निकाल लेते हैं क्वेश्चन। और नीचे कुछ दे रखा है, देख लेते हैं एक बार, नीचे कुछ दे रखा हो तो बाकी कुछ नीचे यहाँ पे ये रहा, इंटीग्रेटेड टैक्स 37 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट एग्जेम्प्ट, इसके बारे में कुछ नहीं करना। इग्नोर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, तो इसका तो कुछ नहीं करना है, ये जो नीचे लिख रखा है। तो ये हो गया आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को अब अपन बना लेते हैं, ये क्वेश्चन अपने पास, ठीक है ना। और इसको कैसे बनाएंगे, आइए स्टेप वाइज चलते हैं। तो पहला स्टेप तो क्या होता है, आपको हेडिंग डालनी है कि आप निकाल क्या रहे हो। तो ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पेबल, इंपोर्ट ड्यूटी पेबल बाय विपुल, बाय विपुल। बोलो क्लियर है, ठीक है।
और यहाँ पर आप लिखना शुरू कर देंगे। चाहो तो लाइन खींच सकते हो, नहीं तो सीधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक थोड़ा सा अब हम लोग अलग अलग कलर के पेन थोड़े से लेंगे ताकि लिखने में अच्छा लगे। तो सबसे पहले असेसेबल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, डोंट वेरी। ठीक है ना, अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ये देखो असेसेबल वैल्यू, तो ये 1 लाख दे रखी है यूएस डॉलर, ये लिख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू लिख लेनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एसेसेबल वैल्यू। तो एसेसेबल वैल्यू कितनी दे रखी है, यूएस डॉलर दे रखी है। ठीक है ना, डॉलर दे रखी है 1 लाख। तो यूएस डॉलर कितना दे रखा है, 1 लाख। अब इसको कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज में। ठीक है ना, इसको कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज में। तो अगली लाइन में लिखेंगे वैल्यू इन इंडियन करेंसी या इंडियन रुपीज। इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो वो चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है ना, अगर आप क्वेश्चन पे जाओगे तो यहां देखोगे। ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या रहेगा, ये वाला रहेगा रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना, डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड 14 में था, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है ना, बिल ऑफ एंट्री कब प्रेजेंट हुई है, 14 मई को। ठीक है ना, और साथ में सीबीआईसी होना चाहिए, नोटिफाइड बाई सीबीआईसी। तो 65.20 इस पे कन्वर्ट करेंगे। चले, तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, हम लोग थोड़ा सा फिर से अलग कलर का पेन ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कितने डॉलर थे, 1 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख डॉलर है आपके पास, और किस रेट पे कन्वर्ट करना है, 65.20 पे। बोलो क्लियर है। ठीक है ना, तो अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो रुपीज में कितना बन जाएगा, ये 65,20,000 बन जाएगा। बोलो क्लियर है दोस्तों, ये हो गया है आपका। और इसके बाद अपन चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब आ जाते हैं और उसके बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट देखो, इसके ऊपर ड्यूटी लगेगी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी जो भी बोलना चाहो, क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है ना, सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा होगा। ये रहा बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%। ठीक है ना, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना है, 10%। तो यहां लिखेंगे बेसिक बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो लिखेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना है, हमने बात की अभी 10%। ठीक है ना, तो 65,20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 6,52,000, 6,52,000। चलिए ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब भी बेसिक कस्टम ड्यूटी रखेंगे, हमेशा बेसिक कस्टम ड्यूटी जब भी लिखेंगे, हमेशा उसके साथ सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो 10% होता है, ये हमेशा ऐड कर देना है। तो यहां पे ऐड कर देंगे क्या, सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑलवेज कितना, 10%। ठीक है ना, 10% ऑन, ये याद रखना, ऑन किसके ऊपर, बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर निकालना है ये। तो 6,52,000 का 10%, 65,200, 65,200। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमने किसके ऊपर निकाला है ये। ठीक है ना, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। बोलो क्लियर है, इतना हो गया। अब क्या करना है, अब आपको टोटल कर देना है। ठीक है, और कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन के अंदर, अब टोटल कर देना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल कर दो ड्यूटी का। टोटल कस्टम ड्यूटी कितना पे करना है, टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल। तो यहां पे 6,52,000। ठीक है ना, प्लस में 65,000। ठीक है, दोनों का टोटल करेंगे तो 7,17,200 ये आ जाएगा आपका। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि मैंने क्या बोला है। तो पहला काम तो क्या है कि ये निकाल दोगे आप। आई होप दोस्तों क्लियर है, एकदम साफ साफ सही तरीके से मैंने लिखा है। ठीक है ना, उसके बाद इसके नोट्स बना दोगे। नोट्स आपको दो चीजों के बनाने हैं। ठीक है ना, कौन कौन से, एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी रेट ऑफ ड्यूटी कैसे लिया आपने, और रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे लिया। तो रेट ऑफ एक्सचेंज या रेट ऑफ ड्यूटी, ठीक है ना, ये किस डेट के लेते हैं, इसके ऊपर आपको नोट बनाने हैं। ठीक है ना, क्या बनाने हैं, नोट। नीचे आएंगे और नीचे लिखेंगे नोट्स, इसके नीचे लिखेंगे नोट्स। और नोट्स में दो नोट बना देने आपको। पहला नोट आपको बनाना रेट ऑफ एक्सचेंज का, रेट
ऑफ एक्सचेंज। पहला नोट किसका बनाना है? रेट ऑफ एक्सचेंज का। अब रेट ऑफ एक्सचेंज का जब बनाओगे तो रेट ऑफ एक्सचेंज कौन से दिन का लेते हैं? डेट ऑन विच इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 46 तो ये लिख देना है एक। तो दूसरा क्या लिखना है? दूसरा नोट लिखेंगे यहां पे, दूसरा नोट लिखेंगे रेट ऑफ ड्यूटी का। रेट ऑफ ड्यूटी, इनके नंबर होते हैं तो अच्छे से लिखना, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लेते हैं दोस्तों? मैंने आपको बताया था लास्ट डेट ऑन विच गुड्स शुड हैव बीन रिमूव्ड। गुड्स शुड हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है, ये लिख देना है। तो आप देख सकते हो शानदार तरीके से नोट्स बन गए दो, और ये हमने कर लिया है। तो इंपोर्ट ड्यूटी निकाल लिया है हमने, आधा काम अपना हो गया। अब इंटरेस्ट और निकालना है तो उसकी हेडिंग लिखेंगे नीचे की तरफ। मैं अगला पेज ले लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं अब? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट पेबल। तो हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट पेबल। तो इंटरेस्ट पेबल कैसे निकालेंगे दोस्तों? ठीक है ना, आपको याद होगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट पेबल किस पे निकलता है? ड्यूटी के ऊपर निकलता है। तो ड्यूटी का अमाउंट कितना है? 7,17,200 ऊपर निकाला ना हमने, ये रहा 7,17,200, इसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। तो इसको लिख लो, ठीक है, 7 लाख। तो यहां पे लिख लेते हैं टोटल कस्टम ड्यूटी। टोटल कस्टम ड्यूटी ये कितना दे रखा है? 7,17,200। बोलो क्लियर है? अब कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ ड्यूटी 7,17,200। इंटरेस्ट का रेट अंडर सेक्शन 61 में पढ़ा था हमने, याद हो तो 15% पर एनम। और नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूं अभी। 56 डिवाइडेड बाय 365, ये आ जाएगा आंसर 16,505। यहाँ पे अब मेन सवाल ये है कि ये 56 कैसे निकाला, ठीक है ना, ये 56 कैसे निकाला। तो ये जो 56 है, ठीक है, स्टार लगा देता हूं मैं यहाँ पे। 56 कैसे निकाला याद होगा आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था बियॉन्ड 90 डेज फ्रॉम द डेट, ठीक है ना, ये निकाला बियॉन्ड 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर टिल द गुड्स क्लियर, या डेट ऑफ पेमेंट, टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, या गुड्स क्लियर करते तब तक, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, ठीक है, तो डेट ऑफ ऑर्डर देख लो आपका क्या दे रखा है, और डेट ऑफ पेमेंट देख लो, ठीक है ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन में जाओगे तो यहाँ पे देखो, डेट ऑफ ऑर्डर कितना है? 21 में, ठीक है ना, 21 में। और डेट ऑफ पेमेंट क्या है? जब गुड्स क्लियर किया तभी पे करेंगे, 14 अक्टूबर, ठीक है। तो आपको करना क्या है? तो डेट ऑफ ऑर्डर लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना। डेट ऑफ ऑर्डर कितना दे रखा है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा अलग कलर का पेन लेके। तो डेट ऑफ ऑर्डर दे रखा है कितना, ठीक है, हमने पढ़ा था 21 ऑफ मे, 21 ऑफ मे, ठीक है ना। वहां से 90 डेज,
तो इसमें 90 डेज हटा दो, ठीक है ना, इसमें 90 डेज हटा दो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप 90 डेज इसमें ऐड करोगे तो उसके बाद आप जो डेट आएगी वहां से आपको लेना है क्या, ठीक है, वहां से आपको लेना है क्या, अगस्त में पहुंच जाएंगे हम लोग, और वहां से लेना है आपको डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट कब हुआ है, जब डेट गुड्स क्लियर किया। गुड्स क्लियर कब किया है, 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर तक लेना है। तो यहां से 90 डेज लो पहले, ठीक है, 90 डेज लोगे, ठीक है ना, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, अगस्त में। और 90 डेज खत्म हो जाएंगे, अगस्त के दिन बच जाएंगे आपके पास 12, अगस्त के दिन बच जाएंगे 12। फिर सितंबर पूरा हो जाएगा, सितंबर पूरा हो जाएगा। और अक्टूबर कितना है, यहां पे देखो अक्टूबर है 14 दिन, ठीक है ना, तो 14 दिन हो गए आपके अक्टूबर के। अगर आप इसको क्लियर करोगे 30 और 10 40 और 10 50 और टोटल ये 6, तो 56 डेज ऐसे निकाला है हमने, जो ऊपर वाला है ना, तो वो 56 ऐसे निकाला है। आई होप क्लियर है। और इसका एक नोट भी दे दोगे आप, ठीक है ना, नीचे इसका ना एक नोट दे दोगे, नोट्स, इसके भी नोट्स लिख के और इसका भी एक नोट लिख लोगे। और ये नोट क्या है आपका, ये नोट वही रहेगा, ठीक है ना, जो सेक्शन 61 का नोट था ना, ठीक है ना, वही यहाँ पे लिख देना है आपको, ठीक है ना। तो वहां पे इंटरेस्ट वाली बात लिख देना, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, ठीक है ना, 15% पर एनम beyond a period of 90 days from the date of order, from the date of order से लेके, ठीक है ना, टिल गुड्स क्लियर, या डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, जब गुड्स क्लियर हुआ तब तक। तो एक नोट इसका ये लिख देना इंटरेस्ट का, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बन गया है पूरा का पूरा। तो ये था क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों एक बार वापस आ जाते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना था और हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अपना ये वाला काम खत्म हो गया, पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दिए मैंने। एलडीआर क्वेश्चन देख लेते हैं। एलडीआर क्वेश्चन के लिए हम नोट्स पे चले जाते हैं अपने, ठीक है ना। नोट्स में मैंने एलडीआर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए थे हमने, ये रहे। एलडीआर क्वेश्चन लास्ट में दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था। ये रहे एलडीआर क्वेश्चन। मैंने यहाँ ऊपर लिख भी रखा है, अगर आप देखोगे स्टडी मेट क्वेश्चन जो कंपाइलर में नहीं है, ठीक है ना, वे क्वेश्चन जो कंपाइलर में नहीं है। मैंने काफी जगह देखा कि ये क्वेश्चन नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने एलडीआर रखा है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिख रखा है मैंने। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक्स एन इंपोर्टर, मान लो मैं इंपोर्टर हूं, मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है और डिपॉजिट कर दिया वेयर हाउस में 12 अप्रैल को, ठीक है ना। दीज गुड्स री एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, और वहीं से मैंने री एक्सपोर्ट कर दिया है वेयर हाउस से ही, और मैंने किसी तरीके की कोई ड्यूटी नहीं पे की है। 15 अगस्त को मैंने री एक्सपोर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे पूछ रखा है विद रेफरेंस टू कस्टम एक्ट 1962 डिस्कस वेदर एनी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 61 कस्टम एक्ट इतने पेबल बाई एक्स, ठीक है ना। नहीं, क्यों, ठीक है ना। देखो आप एक बात समझो कि अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ड्यूटी पे। जब ड्यूटी ही नहीं पे की है, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो मुझे यहाँ पे कोई भी ड्यूटी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट तभी पे करते हैं जब ड्यूटी हो। तो ड्यूटी तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो ड्यूटी ही नहीं है तो इंटरेस्ट कहां से बनेगा। तो पहले तो 61 के प्रोविजन लिख देना इंटरेस्ट वाले, जो अभी हमने पढ़े थे, ठीक है ना। ओके, पहले तो वो लिख देना, और उसके बाद एक केस लो का नाम है, वो भी चाहो तो आप इसमें वो भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे वही बता रखा है क्या कि भैया इंटरेस्ट डिपेंड करता है ड्यूटी पे, और ड्यूटी नील है तो इंटरेस्ट भी नील हो जाएगा। हेंस इसलिए इन द गिवन केस एक्स को कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत है नहीं है। ये क्वेश्चन है एलडीआर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एग्जाम में कई बार ये आया है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एलडीआर क्वेश्चन। अब वापिस आ जाते हैं। अब आपका बच गया होमवर्क दोस्तों, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ करा दिया है अपनी तरफ से जो कराना था, ठीक है ना। मैंने 100% स्टडी मेट कवर कर लिया है, सारे क्वेश्चन करा दिए उसके, और मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं वो भी करा दिए हैं। और साथ साथ में 15 क्वेश्चन में से एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है मैंने वो भी बता दिया है। एलडीआर क्वेश्चन में मुझे एक ही एलडीआर क्वेश्चन लगा, वो मैंने छांट के आपको दे दिया है, ठीक है ना। अब बस आप कितना अच्छे से काम करते हो ये क्लास दोनों ढंग से देख के आप अपना होमवर्क करोगे। होमवर्क आपका यही है कि साथ साथ में जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है ढंग से रिवीजन करके, ठीक है ना। पहले 3 पॉइंट आपके ढंग से
कर लो जो मैंने आपको कराए हैं। उसके बाद आपको होमवर्क में क्या करना है, जो भी स्टडी मेट, आप स्टडी मेट रखो अमेंडेड, जो नए वाला स्टडी मेट है वो होना चाहिए। और कोई भी कंपाइलर, जो आपको मार्केट से बहुत सारे कंपाइलर मिल जाएंगे, कोई भी कंपाइलर ले लो एक बढ़िया सा, ठीक है ना। और आप देखो कि उसके सारे क्वेश्चंस आपको आते हों, और वे क्वेश्चंस जो रिपीट रहे हो रखे हैं उनको काटते चलना साथ साथ में पहले रिवीजन में ही। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो प्लीज, ठीक है। और थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ठीक है, ताकि मैं क्लास लूँ तो मुझे भी फील हो कि यार हाँ, कुछ मतलब काफी लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है ना, काफी लोग अच्छा काम कर रहा हूँ ऐसा बोल रहे हैं, तो मेरा भी मन करेगा कि अच्छे से और काम करूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।